नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार की परिभाषा जो है वो क्या होगी। सर, एक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं उसे ही मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है, उसे ही मौलिक अधिकार कहा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर कि मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला पहला व्यक्ति आपको कौन मिल जाएगा, तो वो आपको मिल जाएंगे सर बीजी तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मगर आज ना मैंने थोड़ा सा अलग प्लान किया है, कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस की फॉर्म में डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैं प्रयास करता हूं कि फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर किया जाए। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरणा लेते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये किस देश के संविधान से उधार लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसी क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कस कर लें, बहुत सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ जो हमें और भी नज़र आ रहा है उन देशों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले बात अगर हम करें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों को सबसे पहले अपने दस्तावेज के रूप में, सबसे पहले मौलिक अधिकार जो दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में आपको दिख जाते हैं सर, वो 1215 में, 1215 में किंग जॉन के द्वारा सबसे पहला दस्तावेज, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको दिख जाता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। ठीक है, ये किंग जॉन, ब्रिटेन से संबंधित आपको व्यक्ति मिल जाएगा, राजा मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। और वो डॉक्यूमेंट आगे चल के जो फंडामेंटल राइट्स बने, कहीं ना कहीं उनके बारे में बताता था। इसीलिए अगर आप भारत के संविधान को भी देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो 1215 किंग जॉन। उसके बाद अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, मगर अमेरिका ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को नहीं जोड़ा था। अमेरिका ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो संविधान तैयार हुआ था, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मौजूद नहीं थे। आगे चल के 1791 में, 1791 के अंदर अमेरिका ने अपने संविधान को संशोधित किया, अमेंड किया, और उस संशोधन के माध्यम से अमेरिका ने फंडामेंटल राइट्स जुड़वाए थे। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स मेरे ख्याल से संविधान, अमेरिका के संविधान में देखने के लिए मिल जाते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ठीक, बेसिक है मगर इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में सवाल ही पूछ लिया जाए कि भाई मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के संविधान से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो क्या सर केवल फंडामेंटल राइट्स को ही बोरो किया गया? जब थोड़ा बोरो करने की तरफ बढ़ गए हैं, उधार लेने की तरफ बढ़ गए हैं, तो थोड़ा और देख लेते हैं क्या क्या उधार लिया है। तो अगर आपसे पूछता है कि यूएस के संविधान से क्या क्या चीज़ें उधार ली गई हैं, तो याद रखिएगा अमेरिका, यूएस के संविधान से आपने सर एक तो मौलिक अधिकारों को उधार लिया है। किसे उधार लिया है? आपने मौलिक अधिकारों को उधार लिया है, फंडामेंटल राइट्स को आपने उधार लिया है। इसके साथ साथ सर यहीं पर आपने उधार लिया है इम्पीचमेंट के तरीके को, महाभियोग की जो मिल जाएगा, इम्पीचमेंट जो मिल जाएगा, वो भी आपने उधार लिया है। यहीं से आपने उधार लिया है सर अटॉर्नी जनरल की पोस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं सर? जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महान्यायवादी। तो ये पोस्ट भी आपने यहीं इसी देश के संविधान से उधार ली है, बोरो की है। इसके साथ साथ सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी आपने यहीं इसी देश के संविधान से उधार ली है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति की पोस्ट, उपराष्ट्रपति का पद, वो भी आपको यहीं से उधार लेते हुए दिख जाएगा। जुडिशियल रिव्यू, कानून की पुनः लेखन या कानून की दोबारा जांच, जुडिशियल रिव्यू, वो भी आपने इसी देश के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक मेजर, बड़ी, जो सबसे बड़ी चीज़ उधार ली है वो लिया है लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित संविधान। ये जो लिखित संविधान आपने उधार लिया है, ये भी आपने अमेरिका के संविधान से उधार लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। और भी चीज़ें ली हैं, मगर बेसिक मेन चीज़ें तो आपको यहाँ पर यही देखने के लिए मिल जाएंगी।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर रशिया से, तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपने यहाँ से उधार लिया है, मौलिक कर्तव्य को आपने यहाँ से उधार लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ कनाडा से अगर हम बात करें तो सर क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, हिंदी में बोले तो अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल, ये आपने यहाँ से उधार लिया है। जर्मनी से अगर हम बात करें तो सर जर्मनी से आपने उधार लिया है क्या, मौलिक अधिकारों को निषेध कर दिया जाएगा आपातकालीन परिस्थिति में, ठीक है। फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निषेध करना, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, ये आपने उधार लिया है सर किस देश के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे आपातकाल में, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ये आपने उधार लिया है सर जर्मनी के संविधान से, ठीक है। जर्मनी के संविधान का नाम जो है वो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से उधार लिया है, ये आपने देख लिया। बिल ऑफ राइट्स के नाम से उसे हम वहाँ पर जानते हैं। वो पॉइंट भी अगर लिखना है तो लिख लेना, 1791 भी लिख लेना। 1791 अमेरिका ने संशोधन के माध्यम से, किसके माध्यम से, संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार जोड़े थे, मौलिक अधिकारों को जोड़ा था। किसे जोड़ा था, मौलिक अधिकारों को। और इन्हीं मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया, बिल ऑफ राइट्स का नाम, बिल ऑफ राइट्स की संज्ञा जो है वो दी गई है। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं होगी। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। सर देखिए, मैं ना थोड़ा सा एक भाग की भी आपको समझाऊंगा कि भाग की परिभाषा क्या है। जैसे मान लीजिए रैंडमली किसी ने पूछा कि भाई तू चेतन सर से पढ़कर तो बैठ गया, मगर भाग की परिभाषा क्या है, तो सर अनुच्छेदों के समूह को भाग कहते हैं। ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आर नोन एज पार्ट्स। अनुच्छेदों के समूह को भाग कहते हैं। ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आर नोन एज पार्ट्स। कैसे, एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने बोला भाग 3, किसकी बात की मैंने सर, मैंने बात करी सर भाग 3 की। भाग 3 मैंने बोला, भाग 3 कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो सर भाग 3 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद, और इस अनुच्छेदों के समूह को क्या कहा गया है, भाग 3 कहा गया है। तो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आर नोन एज पार्ट्स। तो अनुच्छेदों के समूह को क्या कहते हैं, अनुच्छेदों के समूह को सर भाग कहते हैं। अब सर एक समस्या ये आती है, ना ही अनुच्छेद याद होते हैं भाई, ना ही भाग याद होते हैं। हम तो दोनों ही याद नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी बात कर रहा हूँ, हम में मतलब आपकी बात, हम तो दोनों ही याद नहीं कर पा रहे। ना हम भाग याद कर पा रहे, ना हम अनुच्छेद याद कर पा रहे। जो याद करवा रहा है हम उसे भी भूल जाते हैं। तो क्या करें, छड़ी घुमाइए सर, जादू की छड़ी, मैजिक करते हैं, ठीक है। तो घुमाइए एक बार जादू की छड़ी और मैजिक करके देखिए कैसे याद कर सकते हैं। सर देखो, याद करने का सरलतम तरीका, सबसे आसान माध्यम, याद करने का सबसे आसान माध्यम भागों को, भाग याद हो गए तो कुछ आर्टिकल्स भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक। क्या है वो सर सरल तरीका, तो सरल तरीका ये है, किसी एक भाग को याद कर लो। आपने बोला काम चल जाएगा, सर एक तो करो पहले, फिर काम चलेगा ना भाई। तो मैंने बोला किसी एक भाग को याद कर लो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भाग नंबर 14 को याद कर रहा हूँ। मैंने तो अपने हिसाब से बोला मैं किसे याद कर रहा हूँ, मैं भाग नंबर 14 को याद कर रहा हूँ, ठीक है। परिभाषा याद है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स आर नोन एज पार्ट्स। भागों के समूह को, अनुच्छेदों के समूह को भाग कहते हैं। सबसे पहले इसे ध्यान रखना, इसे ध्यान रखोगे तो तुम लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान रख पाओगे, ठीक है। तो किसको भाग कहते हैं, अनुच्छेदों के समूह को भाग कहते हैं सर। अगर आपने इसको याद रखा तो मान लीजिए काम आसानी से हो जाएगा, आसानी से चीज़ें आपकी चल जाएंगी। अब भाग 14 अगर लिखा है तो भाई ये तो अनुच्छेदों का ही समूह होगा ना। कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद हैं इसमें आपको जो अनुच्छेद मिल जाएंगे सर वो है 308 से लेकर 323 ए तक मिल जाएगा, मगर 323 लिखिए सर आप। इतना पहले इतना समझिए बेसिक, उसके बाद भाई थोड़ा टफ पे आते हैं। तो अनुच्छेदों के समूह को भाग कहते हैं। अनुच्छेद आपने देख लिया, आर्टिकल 308 से लेकर 323। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मतलब बिल्कुल बारीकी से एकदम कान लगा के सुनिए, सब कुछ छोड़ के एक बार ध्यान से। अब मैंने बोला भाई जो ये 308 नंबर का अनुच्छेद है, पढ़ा फंडामेंटल राइट ही रहा हूँ सर,
मगर केवल एक भाग याद करने से सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से याद करना होगा, ठीक। क्योंकि भाग नंबर 3 आपको याद रहेगा, आसानी से आप टिक कर देंगे। भाग नंबर 14 ही पूछ लिया तो क्या करोगे, भाग नंबर 17 पूछ लिया तो क्या करोगे। आपने 1 2 3 तो याद कर लिए, 4 भी कर लिया, 5 भी हो गया, 4A भी हो गया, उसके आगे के भी तो याद करने पड़ेंगे। तो उसके आगे के कैसे याद करने, वही तरीका समझा रहा हूँ, ठीक। इससे पहले कौन सा आर्टिकल आता होगा भाई, इससे पहले 307 नंबर का आर्टिकल आता होगा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता होगा, नहीं, इससे पहले कौन सा अनुच्छेद आता होगा, इससे पहले अनुच्छेद आता होगा 307 नंबर का, ठीक है। इससे पहले 307 आता है। ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल कहाँ तक बढ़ रहा है, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल बढ़ रहा है सर 323 तक, सही है ना। ग्रुप ऑफ आर्टिकल अनुच्छेदों का समूह, ये यहाँ तक का समूह है, तो 308 से पहले 307 आता होगा, 323 के बाद क्या आता होगा, 324। सही चीज़ है सर, समझ आ गई, बहुत बढ़िया। ये कौन सा भाग था सर, ये था भाग नंबर 14, भाग नंबर 14 था, भाग नंबर 14 था। तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि भाई ये जो आर्टिकल है ना, ये भाग नंबर 13 में आता होगा। किस में आता होगा, ये भाग नंबर 13 में आता होगा, ये भाग नंबर 13 में आता होगा। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गई, समझ आ गई। और एक चीज़ मुझे यहाँ से ये और क्लियर हो गई कि ये किस में आता होगा, ये भाग नंबर 15 में आता होगा। क्लियर हो गई सर। मैं वो आसान आसान आर्टिकल्स उठाऊंगा जो आपको याद है, ठीक। जैसे मान लो आपको ये वाला याद ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे के तो याद है। ये कवर हो गया, ठीक है जी, ये कवर हो गया यहाँ से 308 से 323, इसके बाद 324 है। हम सब जानते हैं ये बात कि 324 में क्या लिखा हुआ है, 324 में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में। और इसका समूह क्या है सर, इसका समूह है 329 तक, 329 तक, ठीक है। तो भाग नंबर 15 कहाँ तक चल रहा होगा, 329 तक चल रहा होगा। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर ये 329 तक चल रहा होगा तो इसके बाद 330 नंबर का आर्टिकल होगा, तो वो अलग भाग में होगा। उसका भाग कौन सा हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा भाग नंबर 16। अब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पढ़ रहा है जिसको ये याद ना हो कि 343 में लिखा हुआ है किसके बारे में, भाषा के बारे में। किसके बारे में, भाषा के बारे में। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि 343 नंबर का भी एक आर्टिकल है और वो अलग पार्ट में होना चाहिए। 343 में पता है भाषा है, सिंपल सी बात है, भाषा है। 329 यहाँ छूटा, 330 नया पार्ट आ गया। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई इससे पहले जो 342 नंबर का आर्टिकल होगा ना, वो इस ग्रुप में आ रहा होगा। तो 330 से लेकर 342 तक का भाग कौन सा हो गया सर, ये यहाँ पर आपको भाग देखने के लिए मिल जाएगा, भाग नंबर 16, ठीक। इसके बाद कौन सा आर्टिकल याद है, इसके बाद मुझे याद है आर्टिकल 352, और मैं अच्छे से जानता हूं किसके बारे में लिखा हुआ है, आपातकाल के बारे में। अगर यहां आपातकाल के बारे में लिखा है और यहां लिखा है भाषा के बारे में, तो सिंपल सी बात है, बीच में 351 जो पढ़ रहा होगा ना, वो अलग ग्रुप बना रहा है और उस ग्रुप ऑफ आर्टिकल को हम भाग नंबर 17 के नाम से जानते हैं। सर ये है तरीका याद करने का। एक बार घर में इस तरीके को लगा कर देख लेना सर, आसानी से तुम जो मुश्किल भाग है ना उनको याद कर पाओगे और परीक्षा में ये काम आएगा सर। तरीका कोई नहीं सिखाता सर, हमें नहीं सिखाया किसी ने, मगर हमारा सिखाना तुम्हें ज़रूरी है कि हम तुम्हें वो पढ़ाएंगे जो तुम्हें सही मायने में पढ़ना था। क्लियर। सवाल का सही जवाब तो तुम जानते ही हो, भाग नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। इसको यहाँ लगा कर देखो एक बार, इस फॉर्मूले में लगाओ एक बार, इसको मैथ्स का फॉर्मूला बना लो सर इसे, ठीक। तो ये देखो, ये हो गया 12 से 35, सिंपल सी बात है सर। इसके बाद कौन सा आर्टिकल आ रहा है, 36 आ रहा है। इससे पहले कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा था, ये भाग नंबर 3 था। तो इससे पहले जो आर्टिकल आ रहा है भाग नंबर 2 में आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा, वो भाग नंबर 2 में आ रहा होगा। इसके बाद जो आर्टिकल आ रहा है वो कहाँ आ रहा होगा सर, वो आ रहा होगा भाग नंबर 4 के अंदर। कहाँ आ रहा होगा, भाग नंबर 4 के अंदर। बस यही तरीका इंप्लीमेंट करना है, काम चल जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। तो सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे पीछे से कुछ आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, एक आधा भाग याद कर लीजिए, बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा, कहीं कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार थे। सर देखो, ये जो मूलतः बोल रहा है ना, ओरिजिनली बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे, तो कितने मौलिक अधिकार थे। मतलब वो बात कर रहा है 1950 की, 1950 की। अब अगर हम बात करें सर मौलिक अधिकारों के बारे में,
अगर हम बात करें सर मौलिक अधिकारों के बारे में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भाई भाग नंबर कौन सा मिल जाएगा, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, भाग नंबर 3 मिल जाएगा। आर्टिकल कौन से मिल जाएंगे, 12 से लेकर 35 मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक, 23 और 24, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25 से लेकर 28, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 29, 30, यहाँ पहले 31 भी था और यहाँ 32 था, ऐसे था। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हम सभी लोग जानते हैं सर, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उस राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। और उसे क्या बना दिया गया, उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। मैं ये भी आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। सबसे पहले सवाल का सही जवाब क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। ठीक, रूल, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम के बारे में, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी बराबरी का अधिकार। उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मानव तस्करी और साथ साथ जबरन काम आपसे नहीं करवाया जा सकता, फोर्स लेबर नहीं करवाई जा सकती। 23 नंबर का आर्टिकल। 24 नंबर का आर्टिकल ये कहता है कि सर सिंपल सी अगर भाषा में हम बात करें तो 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों से भारी उद्योगों में, भारी कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, वो 24 हो गया। 25 धर्म की स्वतंत्रता, 28 तक धर्म की स्वतंत्रता मिल जाएगी इसमें आपको, कि आप भाई साहब आयोजित करवा सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, इस तरीके से अधिकार आपको मिल जाएंगे। 25 आर्टिकल में 25 नंबर के आर्टिकल में आपको 5K मिल जाएगा। वो सिखों को अपने पास 5K रखने का अधिकार है। केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, इस तरीके से किरपान, केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, किरपान। ये सवाल भी पूछा गया है, स्टेट PCS तक पूछ लेता है भाई। ये तो एक बार मेरे ख्याल से UPSC में ही सवाल पूछा गया था कि सिखों को ये अधिकार है कि वो फ्लाइट में इन चीज़ों को अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। बताइए भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है। मेरे ख्याल से 2019 में ये सवाल पूछा गया था। तो आर्टिकल नंबर 25। ठीक सर, ये बहुत आपको लगेगा यार कैसे बता दिया सर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इन बेसिक चीज़ों पे ही तो लगेगी नौकरी। टिकी किस पे है, इन्हीं चीज़ों पे तो नौकरी टिकी हुई है हमारी। कुछ अलग थोड़ी पढ़ना है सर, इतना ही पढ़ना है। पर शर्त है कि हम और कितने बेहतर तरीके से किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं, यही शर्त है हमारे लिए, यही हमारे लिए कंडीशन है। ठीक, क्लियर। तो भाई सवाल का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया 7। कब से लेकर कब तक, तो देखो भाई 1950 से लेकर 1978 तक आपको कितने मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, तो 7 मौलिक अधिकार देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने मौलिक अधिकार देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सर यहाँ पर आपको 7 मौलिक अधिकार देखने के लिए मिल जाएंगे, 7 फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, संपत्ति का जो अधिकार था, किसका, संपत्ति का अधिकार, ये जो संपत्ति का अधिकार था सर, इसे रिमूव कर दिया गया। इसे रिमूव कब किया गया, 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, 44वें संशोधन के माध्यम से। ठीक, तो 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे रिमूव कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। और इसे क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया सर कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया, कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है सर, बड़ा अंतर है। जैसे मौलिक अधिकारों का अगर मतलब मान लीजिए कि मौलिक अधिकारों की अगर अवहेलना होती है, ठीक है, उसे हटाया जाता है या फिर उससे संबंधित कोई ऐसा कानून बना देते हैं, या फिर उस पर आप मान लीजिए आंच आ जाती है, तो उस परिस्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो डायरेक्ट। मगर कानूनी अधिकार जहाँ पर आपको वो दे रहा है, वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में समझा था। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, कि पहले आप निचली अदालत जाओगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है। तो ये आपको प्रोसेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा किसी भी प्रकार का। क्लियर है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर आ रहा है सर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा उल्लेखित है? सर देखिए राज्य की परिभाषा यहाँ है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है, अनुच्छेद 36 में, और राज्य की ही परिभाषा अनुच्छेद 152 में भी है।
अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सर देखिए, अधिकारी होने के नाते, अगर आप मान लीजिए आप अधिकारी बनते हैं, अधिकारी होने के नाते आपके ज़िले के अंदर एक घटना घटती है, ठीक है, और उस घटना के लिए आप हम जाते हैं ना भाई, हम अपनी तरफ से कुछ ऐलान कर रहे हैं कि भाई इस घटना में जो घायल लोग हुए उनको मैं 25-25 हज़ार का या 10-10 हज़ार का ऐलान करता हूँ, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप एक ऐलान करते हैं, तो वो जो ऐलान करने की शक्ति आपको दी जाती है ना, तो और बेहतर तरीके से बताता हूँ और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो राज्य के अंदर वो सब आते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास ये शक्ति है कि आप बोल रहे हैं, आप वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं राज्य के आधार पर यहाँ पर इस पैसे को मुआवजे के रूप में आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हैं ये बात कि मैं 25-25 हज़ार रुपये मुआवजे के रूप में देना चाहता हूँ। तो भारत सरकार के अधीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जो चीज़ें आपको मिल जाएंगी वो सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी? राज्य। अब वो राज्य की जो 152 में परिभाषा लिखी है वो अलग है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये उस तरीके से है। मगर अनुच्छेद 12 में, ठीक है, जैसे LIC केस हुआ था, LIC के लिए भी सर कई सारे 10-12 केसेस हैं अनुच्छेद 12 से संबंधित, मगर हमें केसेस इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए आवश्यकता नहीं है। क्लियर? एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा अपने व्यक्तिगत तौर के डाउट को दूर करने के लिए कि क्या BCCI अनुच्छेद 12 की परिभाषा के तहत आता है? तो कॉपी में नोट कर लेना, नहीं, BCCI अनुच्छेद 12 की परिभाषा के तहत नहीं आता है, मगर हाँ उसे लाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें सर राज्य की परिभाषा के बारे में कहाँ उल्लेखित है, तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 12 के तहत ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि संसद के पास अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानूनों का निर्माण करने का, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू क्रिएट या फिर टू डू अमेंडमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ठीक है ना, उसमें उससे बदलाव करने का, उससे संबंधित फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 11 में बताता है। एक और ऑप्शन दे रखा है सर आर्टिकल नंबर 13। फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 12 और 13 के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। देखिए सर आर्टिकल 13 ये बताता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ही सर, देखिए मैं जितना पढ़ाऊँगा मैं हर एक चीज़ को आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ी सी एक कहानी यहाँ पर भी सुन सकते हैं आप, सुनिए उसको। देखिए सर, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना, संविधान के तहत हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा देश जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है। मगर संविधान से पहले भी तो इस देश के अंदर कोई कानून थे, अंग्रेज़ों ने कुछ तो कानून बनाए थे, कुछ तो लॉज थी, कुछ तो प्रथाएँ थी जो चली आ रही थी, और आज भी कोई कानून जो है वो बनते हैं। पार्लियामेंट कानून बना रही है ना, विधि बन रही है, तो भाई आज भी कानूनों का निर्माण हो रहा है, आज भी कानून बन रहे हैं और पहले भी कानून थे। अब अनुच्छेद 13 ये कहता है सर कि एक मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो थोड़ा लंबे समय तक आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक, भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ड्राइंग अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने फ़िल्टर, ये छन्नी सी लगा दी, हम चाय छानते हैं ना, तो मैंने ये फ़िल्टर छन्नी सी यहाँ पर लगा दी, एक बीकर लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट होने के नाते छन्नी में चाय डाल के देख रहा हूँ, चाय छान रहा हूँ मैं। अब जब आप चाय छानते हैं तो आप ये बात जानते हैं सर कि जो भी उसमें चाय पत्ती होती है वो भाई यहाँ रह जाती है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाती है और वो चाय हम पी पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कानूनों को पोर करके देख रहा है, कानूनों को डालकर देख रहा है बीकर में, और वो ये देख रहा है कि भाई कुछ तो छनेगा ना भाई, कुछ तो मिट्टी होगी, डस्ट होगी जो ऊपर आ जाएगी। तो जब वो कानूनों को छान कर देख रहा है और जो चीज़ें यहाँ नीचे बैठ जाती हैं उसे तो वो मान रहा है कि भाई वो संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो जब सुप्रीम कोर्ट छान कर देख रहा है कानूनों को, और जो कानून नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो तो संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे, वो तो फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हानि नहीं पहुंचा रहे। मगर कुछ कानून ऐसे होंगे जो भाई यहाँ फंस गए, छन्नी में ऊपर फंस गए,
तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसे फेंक रहा है। उसे ही हम इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अप्रत्यक्ष कानून जांच हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लॉज जो हमारा देश आज़ाद होने से पहले थे, कुछ ऐसे लॉज जो कानून अब बन रहे हैं, उन्हें समय समय पर इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं, और यदि वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं तो आप उन्हें हटा देते हैं। इसे ही बोलते हैं इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंदर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन मिल जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, अलग अलग शब्दों के नाम भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मगर कई बार भाई जब किसी को खुद नहीं पता होता तो वो और बेहतर तरीके से बता नहीं पाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन, यही डॉक्ट्रिन ऑफ फिल्ट्रेशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या होता है भाई, वो चांद देखते हो ना कई बार जब ग्रहण लगता है तो छुप जाता है, वैसे ही अब कुछ कानून तो ऐसे लग रहे हैं जिसे तो फिल्टर करके फेंकना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि यार आगे जाके कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए इनकी, तो उन्हें वो छुपा देता है, हाइड कर देता है। तो उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखी हुई मिल जाएंगी। 14 में क्या लिखा हुआ है सर? 14 में लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ के बारे में, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है, समता का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ, सबके लिए बराबर है कानून। ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल 14 में लिखी हुई मिल जाएंगी। इसको भी डिस्कस करेंगे, अभी आगे चल के आर्टिकल आएगा, इसको भी और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। मगर सवाल का सही जवाब क्या था? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 था। आप बोलोगे यहाँ तो बी टिक कर रखा है। भाई बी टिक किया नहीं है, बी को समझा रहा था कि बी का मतलब बी कर लगाना है तुम्हें, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या मिल जाएगा? परिभाषा मिल जाएगी। किसकी परिभाषा मिल जाएगी? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 जो DPSP जहाँ से शुरू होते हैं उसमें परिभाषा लिखी हुई है, ऑलमोस्ट सेम लिखी हुई है, थोड़ा बहुत अंतर है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ के बारे में बताता है। वैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ जो ऊपर लिखा हुआ है ना, भारत के क्षेत्रों में कानून के सभी समक्ष समानता, ये आपने ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया है। और जो प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना कि इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहाँ पे लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ जो है वो आपने USA के संविधान से उधार लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। मगर परीक्षा थी CGL की, 2019 का साल था, सवाल पूछा गया एग्ज़ाम में और वहाँ पर ये पूछा गया कि अनुच्छेद 14 को, पूरा बोला, अनुच्छेद 14 को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? तो जवाब ब्रिटेन था, ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की ही बात कर रहा था वो। वहाँ पे उसने प्रॉपर ऐसे नहीं दिया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ कहाँ से लिया है, उसने डायरेक्ट लिया आर्टिकल 14 कहाँ से उधार लिया है, और आर्टिकल 14 आपको उधार लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। एक तो ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 14 किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? तो सर अनुच्छेद 14 को ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया गया है, संविधान से बोरो किया गया है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपने कहाँ से लिया है? ये भी आपने ब्रिटेन से लिया है सर। और जहाँ पे लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ, कानून के समक्ष समान संरक्षण, ये आपने उधार लिया है USA के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। मगर जो पूरा पूछता है आर्टिकल 14 कहाँ से उधार लिया है, तो सर आर्टिकल 14 आपने पूरा उधार लिया है ब्रिटेन के संविधान से। अब डिस्कस करते हैं इसे। सर वो बोल रहा है चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं भाई, सभी को समान तरीके से ट्रीट करेगा कानून, सिंपल सी वो बात करते हैं। मगर इसे तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूँ। आर्टिकल 14 जो है चैलेंज होता है जाके आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 361 हमें ये बताता है, मतलब आर्टिकल 14 का जो चैलेंजिंग पॉइंट है, जहाँ पर जाकर वो चैलेंज हो रहा है, वो हो रहा है 361 में जाके। और आर्टिकल 361 हमें ये बताता है कि ये जो आर्टिकल 14 है इसमें कुछ गलतियाँ हैं या कुछ खामियाँ हैं या कुछ कमियाँ हैं। और वो कमियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि कुछ लोग हैं जो इक्वालिटी नहीं रखते हैं, वो इनसे ऊपर आते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति।
शायद आपने, पहले भारत का राष्ट्रपति क्लियर करता हूँ फिर एक केस बताता हूँ। तो भारत के राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपति भवन में या राष्ट्रपति के घर में जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेम गवर्नर के लिए है, सेम राज्यपाल के लिए है। आप राज्यपाल को भी राज्यपाल के भवन में जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इवन नोटिस तक नहीं भेज सकते भाई, ठीक है। राज्यपाल के पद पर जब तक है वो गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। एक ऐसे ही केस हुआ था शायद गुजरात का, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। उस केस में जब राज्यपाल ने इस्तीफा सब कुछ दे दिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया, उसके बाद गिरफ्तार किया था सर, वर्दी पहनकर भी। मतलब इस तरीके से आप गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकते। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक पॉइंट आपने समझ लिया होगा, दिक्कत कहीं किसी प्रकार की आपको कोई आएगी नहीं। क्लियर है? इसके अलावा दूसरे देशों के राजदूत, डेलीगेट्स जो होते हैं, उन्हें भी आप इनसे अलग रखते हैं, ठीक? क्लियर? मगर संविधान में 2 आपको मिलेंगी पोस्ट, वैसे एक जो है वो डेलीगेट्स वाली, उनको भी आप नहीं कर सकते। क्लियर? वरना फिर वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होंगे, वो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ आ गया, दिक्कत आपको होगी नहीं। आर्टिकल 15 में ये कहता है कि भाई रंग के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस और बर्थ प्लेस, मतलब जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, रेसिज्म का मतलब होता है रंग के आधार पे, सेक्स मतलब जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, रिलीजन मतलब धर्म के आधार पे, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी, बर्थ प्लेस के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। वहीं आप सभी लोग जानते हैं कि यही 15 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि भाई महिलाओं और बच्चों को जो विशेषाधिकार है वो है। 15 का भाग 4 और 15 का भाग 5 वो SC, ST, OBC को रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। 15 के भाग 5 की अगर हम बात करें तो आज हमें उसके बारे में डिस्कस भी करना है कि अनएडेड इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की वो बात करता है। 2005 का साल था, मुंबई में केस, महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था, उसके बाद अमेंडमेंट करवाया गया था वो। क्लियर? इसके साथ साथ सर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर हो गई है, मात्र 2 दिन आपके पास बचे हैं इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए। तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए सर, इतना अच्छा अगर मौका मिल रहा है तो भाई इसका लाभ उठाइए। 90% तक आपको डिस्काउंट, अप टू 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ साथ सभी कोर्सेज पे, हर एक कोर्स पे सर, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पे। इसके साथ साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज़, मतलब टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिल रही है भाई। टेस्ट सीरीज़ का भी आपको पैसा जो है वो नहीं चुकाना है। वैसे आप देखते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज़ का भी पैसा चुकाना पड़ता है, 100, 200, 300, 500 अलग अलग प्राइस आपको देना पड़ता है। इसके साथ साथ सोने पे सुहागा एक और चीज़ आपको मिल रही है। क्या मिल रहा है? 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल रही है भाई। जो भी आप कोर्स परचेस करेंगे 6 महीने एक्स्ट्रा देख पाएंगे उस कोर्स को। तो इस मौके का लाभ अभी उठाइए, क्योंकि 2 दिन शेष रह गए हैं, केवल 2 दिन बचे हैं भाई, आखिरी अंतिम 2 दिन बचे हैं। और अगर अंतिम 2 दिन ये निकल गए तो फिर तुम कहोगे कि, फिर मत कहना कि हम तो चूक गए, दोबारा ऑफ़र लेकर आइए, और दोबारा नहीं आएगा ऑफ़र। तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए और दिवालियों को और ज़्यादा खुशियों वाली दिवाली बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? सर भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 आपको मिल जाएगा, जो अस्पृश्यता से संबंधित देखने के लिए मिल जाएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, आर्टिकल 70। अनुच्छेद 18 आपको बताता है क्या? तो अनुच्छेद 18 आपको बताता है कि भाई आप अपने नाम के साथ उपाधि नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जैसे सर, लॉर्ड, इस तरीके की उपाधि आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, ना ही नाम के साथ, ना ही नाम के पीछे आप लगा सकते हैं ये उपाधियाँ। साथ साथ किसी को पुरस्कार मिला है, किसी को भारत रत्न मिला है, तो वो भी इन उपाधियों को नहीं लगा सकते अपने नाम के साथ में, एक्सेप्ट, सिवाय अगर आपने, मान लीजिए आप वकील हैं तो आप एडवोकेट लगा सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर DR लगाते हैं, इंजीनियर ER लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेना की उपाधियां हैं, सेना के टाइटल हैं, जैसे जनरल, कर्नल, ये जो टाइटल्स हैं, लेफ्टिनेंट, ये जो टाइटल्स हैं, ये जो उपाधियां हैं, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 हमें बताता है सर फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता के बारे में, भारत में घूमने भ्रमण करने की स्वतंत्रता के बारे में, कहीं भी ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की
बारे में, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, तो यहीं पर आपको और भी अधिकार देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे स्पीच, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि स्पीच वाला भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सर। आर्टिकल 19 अगर आप देखेंगे, 19 अगर आप देखेंगे, तो इससे भी संबंधित जो सवाल हैं कई बार परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। आप बोलोगे क्या कुछ न्यूज़ में था? हाँ सर, राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, क्या आप काम करते हैं, अपना काम करने का अधिकार आपके पास चुनने वाला जो मुद्दा है वो न्यूज़ में था, ठीक है। वो प्रोस्टिट्यूशन को लेकर न्यूज़ में था, ठीक है ना। वैश्यावृद्धि की अगर हम बात करें, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो वो आर्टिकल 19 के तहत ही है। सर देखिए, जब आप और मतलब अच्छे लेवल की पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको ये केसेस के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो प्राप्त करनी पड़ती है। और डेली करंट अफेयर का मुद्दा है सर, इनको तो आपको कवर करके चलना ही पड़ेगा। बाकी आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, तो सर जो अपराध आपने नहीं किया है उसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, तो नो एक्स फैक्टो लॉ इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें याद करनी है, इन सभी चीज़ों को याद करने के बाद ही वो मिलती है सुनहरी नौकरी, जिसमें ज़िंदगी भर आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हर महीने वेतन प्राप्त हो जाएगा, कहीं मारामारी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने पॉइंट्स मैंने लिखे बोले हैं, एक्सेप्ट जो मैंने चीज़ें बोली हैं, वो सभी ही आप समझ जाएंगे, ठीक। लिखनी है तो बताओ भाई, लिख दूंगा एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें। आगे है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कौन कौन से हैं? सर देखिए, अगर आप 4200 ग्रेड पे तक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप PCS लेवल की नहीं तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट PCS के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हाँ, जो 4 अनुच्छेद लिखे हैं वो सही हैं। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं सर, तो आर्टिकल 325 भी है, ठीक है, जो राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है। मगर हाँ, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें, तो 4 ही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ठीक है। 4 अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 19, 20, 21 और 22। 19 में आपने देखा अभी, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, अपना जो पेशा है वो चुनने का अधिकार आपको मिल जाएगा। 20 आपने देख लिया, नो एक्स फैक्टो लॉ, जो कानून है ही नहीं उसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। डबल जियोपार्डी, दुगनी सज़ा का प्रावधान नहीं है, अगर एक अपराध किया है तो एक ही सज़ा दी जा सकती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उंगलियों के निशान देने पड़ेंगे, साथ साथ हैंडराइटिंग देनी पड़ेगी, ये सब ही आपको अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ मिल जाता है। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन 21A, इसके साथ साथ राइट टू शेल्टर, ठीक है, राइट टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अधिकार, राइट टू मैरिज इन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, ठीक है। राइट टू फॉरेन ट्रैवल, विदेश यात्रा करना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, ठीक। तो ये सारे के सारे आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, तो सर आप जानते हैं कि राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने राइट टू हेल्थ के लिए एक फैसला लिया, डिसीजन लिया है, तो वो भी न्यूज़ में है, करंट अफेयर का मुद्दा है, वो भी याद रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक, क्लियर है। उम्मीद करता हूं सर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सवाल का सही जवाब क्या है? 19 से लेकर 22 नंबर के आर्टिकल आपको यहां पर मिल जाएंगे। 19 में क्या लिखा हुआ है सर? तो यहां पर आपको मिल जाएगा सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, मैं बेसिक भाषा में लिख देता हूं, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 20 नो एक्स फैक्टो लॉ, एक्स फैक्टो लॉ, जो कानून है ही नहीं उसके लिए सज़ा आपको नहीं दी जा सकती। 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, व्यक्त करने का, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 22 वो राइट अगेंस्ट डिटेंशन, ठीक है ना, मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके पास क्या क्या प्रावधान है, जिसमें वो एंटीसिपेटरी बेल एक शब्द मिल जाता है देखने के लिए, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है ना। तो राइट अगेंस्ट डिटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या क्या अधिकार है मैंने आपको एक बता भी दिया, लिखना है भाई, तुम तो SI बनने वाले हो तो तुम्हें तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब पता होना चाहिए, समझा दूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है तो ये बात आप कोर्ट के सामने रख सकते हो और पहले ही बेल ले सकते हो, उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं,
ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल। मर्जी है कोर्ट की दे ना दे भाई, ऐसा नहीं है कि कोर्ट बाध्य है तुम्हें देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा, अनुच्छेद 19A यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट मैंने क्या क्या है उसके अंदर मैंने आपको समझा दिया है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना दे सकते हो, घूमने का अधिकार है, ज़मीन खरीदने का अधिकार है, अपना पेशा अपनी मर्ज़ी से चुनने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार आपको 19 नंबर के आर्टिकल में मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको वहाँ से क्वैश हटाया गया 44वें संवैधानिक संशोधन से, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण शामिल नहीं है? Which of the following is not covered under Article 20 protection in respect of conviction for offense? मतलब वो कह रहा है कि भाई 20 के अंदर क्या शामिल नहीं है। अगर आप सिंपल भाषा में देखेंगे तो यहाँ पर वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि भाई आर्टिकल 20 में इसमें से है क्या नहीं, क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, इतनी सी भाषा में बोल रहा है बस वो। जवाब दीजिए फटाफट से, कमेंट कीजिए एक बार। चलिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन कहता है सर राइट टू लाइवहुड, ठीक है, आजीविका का अधिकार, नो एक्स फैक्टो, नो डबल जियोपार्डी या नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इज नॉट कवर तो सवाल का सही जवाब तो क्या हो जाएगा सर? सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगर अनुच्छेद 20 को मैं एक बार और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बाद में ये ना लगे कि यार मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। आजीविका का अधिकार यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 2121 के तहत मिल जाएगा, बाकी DPSP में मिल जाता है, ठीक। तो चलिए जी, अगर हम बेसिक भाषा में बात करें सर यहाँ पे, तो नो एक्स फैक्टो लॉ। अब मैंने कल भी आपको समझाया था, आज भी समझाऊंगा। अब मान लीजिए कि किसी ने ये पेन जो है वो उठा के जेब में डाल लिया। अक्सर आप देखते हैं कि भाई किसी को रोड पे पेन पड़ा हुआ दिखता है, वो जेब में डाल लेता है, रख लेता है, भाई चल देता है आगे। अब जब आपने ये पेन अपनी जेब में डाला ना, तब तक ये अपराध नहीं था, मगर आपने जेब में डाला, आप जेब में डाल के घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद आपने देखा कि न्यूज़ में आ रहा था कि आज के बाद किसी ने भी रोड पे पड़ी हुई चीज़ को उठाकर अपनी जेब में डाला, घर ले गए, तो वो अपराध है। ये नहीं कह रहा हूँ भाई किसी का सोना मिल रहा है तुम उठा के घर लिया, या किसी का पर्स मिल गया उसके डॉक्यूमेंट है तुम घर लिया, ऐसा वो तो आप समझ सकते हैं, वो तो हमारी कर्टसी है, वो तो हम जमा करवाएंगे ही स्टेशन में। अगर पेन मिला रख लिया, अब जब आप घर पहुँचे आपने देखा भाई न्यूज़ में आ रहा है कि भाई ऐसे कोई पेन अगर मिला आपने जेब में डाल लिया तो वो अपराध है, तो क्या आपको भी सज़ा दी जाएगी उस चीज़ के लिए? और बेहतर बोलता हूँ, आप घर आए 10 मिनट बाद ये न्यूज़ आई, ऐसा नहीं है तुम्हें लग रहा है यार मैं आया, मैं तो न्यूज़ देख रहा था, उस समय आ गई वो, तो जैसे घर पहुंचा 10 मिनट बाद वो कानून बन गया। मतलब जब आपने पेन उठाया उसके 10 मिनट बाद वो कानून बन गया कि भाई अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। तो क्या आपको भी सज़ा दी जाएगी उसके लिए? नहीं, क्योंकि जब आपने वो काम किया था ना, उस समय वो कानून नहीं था, वो अपराध नहीं था, इसीलिए आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 20, नो एक्स फैक्टो लॉ, ठीक है, कोई पूर्व प्रभाव नहीं। उसके बाद आता है सर डबल जियोपार्डी। अब मान लीजिए कि आपने कोई अपराध किया, ठीक है, उसके लिए कोर्ट आपको एक ही बार सज़ा दे सकता है, उस काम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 20। आज तक जो सबसे मुश्किल पेपर मैंने इसके संदर्भ में देखा है जहाँ पर ये पूछा गया, वो हरियाणा का मेरे ख्याल से SI का एग्ज़ाम था, जहाँ पर इसका आर्टिकल पूछा गया था कि ये प्रॉपर 20 में भी कहाँ लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 20 के 20 के सब क्लॉज 2, ऐसे होता है सब क्लॉज 2, ठीक है, 20 के भाग 2 में ये बात लिखी हुई है, डबल जियोपार्डी। क्लियर। इसके ऊपर भी केस है एक, वो 1948 का है, तो उससे आप संबंधित कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था। एक व्यक्ति को दी थी सर दुगनी सज़ा, उसे 14 साल की सज़ा काटने के बाद दोबारा से रिहाई नहीं किया गया था, उसके बाद चैलेंज हुआ वो, फिर वो अलग मामला है वो, मगर हुआ है ऐसा भी। उसके बाद आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। तो सर आप ये थोड़ी है खुद खड़े होकर ये बोलोगे मैंने किया अपराध, ऐसा तो करोगे नहीं। तो आप अपने खिलाफ जो गवाही दे रहे हो उसकी वैलिडिटी नहीं है, बस शर्त है कि अगर तुमने जज के सामने खड़े होकर बोल दिया कि हाँ
मैं ही हूँ वो व्यक्ति, फिर तो माना जाएगा। तो अपने खिलाफ आपकी गवाही की कोई वैलिडिटी है नहीं, ठीक है। और या फिर आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं हो कि आप ज़बरदस्ती अपने खिलाफ गवाही दे रहे हो, वो भी नहीं है। मगर आपसे आपके उंगलियों के निशान मांगे जा सकते हैं, तुम ऐसा ही बन रहे हो, तुम्हें ये पता ही होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपसे मांगी जा सकती है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कहाँ लिखा हुआ है? सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, 20 के भाग 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 20 ब्रैकेट 3 में ये बात लिखी हुई आपको मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के कौन से, कहाँ पर ये आपको जुड़ाव मिल जाएगा? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं सर इनके बारे में। आर्टिकल 21 है, 21 है। तो सर हम सभी लोग जानते हैं कि 86वां संवैधानिक संशोधन करवाया गया था, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 21A को जोड़ा गया था, ठीक है, साल 2002-3 में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21A, 21A आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है सवाल का सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। कौन सा संवैधानिक संशोधन करवाया गया था? तो 86वां संशोधन, 86वां संशोधन यहां पर आपको मिल जाएगा, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। कब करवाया गया? तो साल 2002-3 में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 21A यहाँ पर जोड़ा गया। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी 11वें नंबर की, मतलब 51A में के जोड़ा गया था। वो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि भाई 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी मिल जाएगा आपको कहाँ? वो आपको मिल जाएगा सर फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, 51A के अंदर मिल जाएगा। मगर वो भी 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही जोड़ा गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है सर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा करने के बारे में बताता है, रक्षा करता है? ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। वैसे तो मैं जानता हूँ, इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, मगर फिर भी एक केस समझाता हूँ। सर मेनका गांधी जी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सर 2-3 दिन पहले भी सुन लिया होगा, बहुत न्यूज़ में रही है। वो एक केस है, आप जानते हैं, यूट्यूबर है एक एलवी यादव, उससे संबंधित वो मामलात है, उसको लेकर वो न्यूज़ में जो है रही हैं। तो अगर हम बात करें सर 21A को तो हमने डील कर लिया है। अब अगर हम बात करें कि भाई जो विदेश यात्रा करने का अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये कैसे हुआ? तो सर देखिए, साल था 1978 का, 1978 का। मेनका गांधी देश छोड़कर जा रही थी। अब सर कई बार कहा जाता है जा रही थी, कई बार कहा जाता है कि भाग रही थी। तो देश छोड़कर ये जा रही थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको रोका गया सर एयरपोर्ट पे, और इनसे कहा गया कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकती, आपको देश छोड़कर नहीं जाने के ऑर्डर हैं, आप देश छोड़कर नहीं जा सकती। इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। ये वापस आकर सर हम सभी लोग जानते हैं कि भाई केस जो है दर्ज हुआ, केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का 1978 के आसपास ये केस भी दर्ज हुआ था। इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन आता है। इट इज़ कम अंडर आ पर्सनल लिबर्टी। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन आता है और विदेश यात्रा करना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब घर बैठे बैठे आपको भी खुशी हो रही होगी कि भाई साहब तो हिला के रख देंगे पूरे सिस्टम को। जब विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकार है तो हिला के रख देंगे पूरे के पूरे सिस्टम को कि आप हमें कैसे रोक सकते हो, हम भी जाएंगे। भाई साहब टिकट का पैसा अपना होना चाहिए, कहीं जा रहे हो कि ले गए बाबू सोना को भी साथ में, आओ चेतन सर ने पढ़ाया विदेश यात्रा करना मौलिक अधिकार है, आओ घूम ही आते हैं सिंगापुर, शादी से पहले ही घुमाते हैं एक बार। ऐसा मत कर लेना भाई, एक तो देखो वो वाला केस अलग बनता है लड़की भगाने का, ठीक है, उसके साथ साथ बेटा पिटाई अलग बनती है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट पे मारेंगे तुम्हें, तुम वहाँ खड़े हो लेके और मेरी वीडियो दिखा रहे हो, कह रहा ये देखो गुरुजी ने लाइव क्लास में कहा है विदेश यात्रा करना फंडामेंटल राइट। कह रहा जब मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे पास जीने का अधिकार है 21 में, तो मेरे पास विदेश यात्रा करने का अधिकार भी 21 ही कहता है। कह रहा पूरा केस सुना देता हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं है भाई, पैसा अपना
टिकट अपनी और वीज़ा भी अपना। वीज़ा तुम्हारे पास होना चाहिए, टिकट तुम्हारे पास होनी चाहिए और जेब में पैसा भी होना चाहिए कुछ। तभी विदेश यात्रा है, कहीं बिल्कुल जोश जोश में निकल जाओ। ठीक, तो सर इस केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का दायरा बहुत बड़ा है। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है, इससे पहले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बहुत छोटा है। उस बहुत छोटे दायरे को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और यहीं पर वो मेनका गांधी वाले केस में कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बहुत बड़ा है। तो ये भी आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू फॉरेन ट्रेवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन 21 में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है सर, कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मैंने बात करी। एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी से बचने के प्रावधान, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आर्टिकल नंबर 22(22) के अंदर। ऑलमोस्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, तो अब बस केवल आंसर्स भी दूंगा क्वेश्चन के, तो भी काम चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी सिद्ध का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो डबल जियोपार्डी ऑलरेडी पढ़कर आए हैं सर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। आर्टिकल 20 इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। 20 में सब क्लॉज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेस्ट्रिक्टेड है सर। मानव की तस्करी, मानव अंगों की तस्करी, मानव की तस्करी, जबरन काम नहीं करवा सकते या फोर्सफुल लेबर नहीं करा सकते। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखने के लिए मिल जाएंगी अनुच्छेद 23 के तहत, 23 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 23 के तहत ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी वस्तु से संबंधित किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। वही वो बोल रहा है कि 14 ईयर से जो कम एक बच्चा है उसको आप भारी उद्योगों में नहीं लगा सकते। सर देखिए, मैंने जो बहुत थोड़ी सी, मतलब मान लीजिए कि शायद एक समुद्र में एक बूंद के बराबर पढ़ाई करी है, तो मैं इस अनुच्छेद को लेकर ना हमेशा थोड़ा सा ये मानता हूँ कि इसको संशोधित करना चाहिए। मैं वो सोचने की शक्ति कोशिश करूँगा कि आप भी उस तरीके से सोचें। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक 14 वर्ष का जो लड़का है या लड़की है, उससे आप फोर्सफुली ज़बरन भारी उद्योगों में काम नहीं करवाएंगे। सर देखिए, वैसे तो जोड़ना चाहें तो बहुत सारी चीज़ों पे इसको जोड़ सकते हैं उठा के, मगर उस तरफ मैं लेके नहीं जाऊँगा। बस मैं ये कहूँगा कि यार, अगर आप ये अधिकार देते हैं फंडामेंटल राइट में, तो वो जो 1 साल का बच्चा गोदी में रोड पे उसको दिखाकर जो भीख मांगी जाती है, क्या वो सही है? मैं सीरियसली सर, मैंने कई बार इसके बारे में सोचा कि भाई तो ऐसा क्यों, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये फिर अमेंड होता क्यों नहीं है। चलो 1 साल का बच्चा तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये चैलेंज होता तो ये कोर्ट ये कहेगा कि वो अभी अपना फैसला लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे ना कि माँ का दूध पीना तो ह्यूमन राइट है सर वो, और फंडामेंटल राइट के तरीके से भी अगर आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट को, तो ह्यूमन राइट के अधीन वो हम पढ़ते हैं ना, वो एक रीजनिंग में एक चैप्टर आता है ऐसे करके कि कॉमन है, तो ऐसे एक चार्ट बना के हम फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और ह्यूमन राइट में आएगा वो हमें नेचर ने प्रदान किया है, वो नेचुरल राइट भी होगा, फंडामेंटल राइट भी होगा सर, कि एक माँ का दूध पीना बच्चे का ह्यूमन राइट है, नेचुरल राइट है, वो नेचर ने दिया है, उसे भगवान ने प्रदान किया है। तो क्या उस बच्चे को भीख मांगने का अधिकार भी भगवान ने प्रदान किया है? तो इन चीज़ों को अब वो वक्त मेरे को लगता है आ गया कि सोचना चाहिए। और साथ साथ जब आप 14 वर्ष बोलते हो, तो यार वो 4 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा तो इस सिचुएशन में आ चुका है कि अब वो रोड पे भीख मांग रहा है। फिर मैं ये मानता हूँ 6 से लेके 14 वाला चैलेंज हो गया 21A की शिक्षा कहाँ मिल रही है उसको, वो तो रोड पे भीख मांग रहा है। तो मेरे को लगता है कि आज वो समय आ गया है कि इन चीज़ों को लेकर भी संसद को, पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और बाकी हो सकता है शायद मैं उसको सोचने के लिए या उसको सोचने के लिए भी बहुत कम ज्ञान प्राप्त कर पाया हूँ, क्या पता। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। सवाल का जवाब तो बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? 25 से लेकर 28 तक ये आपको देखना है। ठीक है, और 25 नंबर का जो आर्टिकल आपको मिल जाएगा, एक बार यूपीएससी प्री में ये सवाल पूछा गया था कि इसमें कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे हिंदूज लिखा हुआ है, और इस हिंदूज के अंदर आपको सर सिख मिल जाएंगे, बौद्ध मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्रिश्चियन मेरे ख्याल से मिल जाएंगे, मगर पारसी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, तो उस सवाल का सही जवाब पारसी था। ठीक, पारसीज उस सवाल का सही जवाब था। इसके साथ साथ अनुच्छेद 25 ही ये कहता है कि सिखों को यात्रा, अगर आप प्लेन की भी यात्रा कर रहे हैं तो सिखों को प्लेन की यात्रा के दौरान भी अपने साथ 5 के को रखने का अधिकार है। किसको रखने का अधिकार है? 5 के को रखने का अधिकार है। कंगा, कच्छा, किरपान, कड़ा और केश, दोबारा बोल देता हूँ, लिख लो आराम से। कंघा, कड़ा, किरपान, जो किरपान लगाते हैं ना, किरपान, केश, बाल, और कच्छा, ये 5 चीज़ें उन्हें अपने पास रखने का अधिकार है। ये भी अनुच्छेद 25 में ही सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, क्लियर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है सर अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? सर मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है इससे मुश्किल पूछ लेगा, पूछा भी गया था। सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पर लागू नहीं होता है? आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। वो तो आर्टिकल 21A आर्टिकल 30 पे लागू नहीं होता है, 30 पे लागू नहीं होता है। लिख के रख लेना, तुम्हारे ही ग्रेड पे की नौकरी में ये सवाल पूछा गया था। और इस सवाल का सही जवाब भी अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 29 और 30 आपको मिल जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं शैक्षणिक संबंधित अधिकारों से संबंधित, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए जी, क्लियर है। तो आर्टिकल 30 इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, हु सेड आर्टिकल 32 इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की दिल एवं आत्मा है? ठीक है, दिल एवं आत्मा है। इस तरीके से सर केवल सोल लिखा हुआ है इसलिए दिक्कत हो जाएगी, दिल एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल पूरा कर लेना। ठीक, हार्ट एंड सोल, किसने कहा दिल एवं आत्मा है, किसने कहा हार्ट एंड सोल है? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी सर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को अंतर आत्मा की संज्ञा भी दी गई है, इनर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। अंतरात्मा किसने कहा था? तो अंतर आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनर सोल किसने कहा था? अंतरात्मा, इनर सोल कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया है सर एग्जाम्स में। ठीक, ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया है एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला सवाल है सर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? Which of the following article restricted the fundamental rights of the member of armed forces? इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि मिलिट्री रूल अगर लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होंगे, ठीक है, सस्पेंड होते हैं, वो आर्टिकल 34 में आपको मिल जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है ये आपको मिल जाएगी अनुच्छेद 33 के अंदर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड मेग्ना कार्टा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मेग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है? मैंने शुरुआत में ही आपको बहुत बेसिक तरीके से, शुरुआत में स्टार्टिंग में ही बहुत बेसिक तरीके से समझा दिया था कि साल 1215 के अंदर, 1215 के अंदर, साल 1215 1215 के अंदर एक राजा था, राजा का नाम था किंग जॉन। और उस किंग जॉन नाम के राजा ने क्या किया? उस किंग जॉन नाम के राजा ने एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट बनवाया अपने लोगों की बेहतरी के लिए, और उस डॉक्यूमेंट को उसने मेग्ना कार्टा का नाम दिया, मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी। और वो डॉक्यूमेंट पहला ऐसा दस्तावेज था जो मौलिक अधिकारों के संबंध में था, ठीक है, जिसमें इंसान के बेहतरी के लिए या इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था। आगे चल के जब फंडामेंटल राइट्स हमारे देश में संविधान में जोड़े गए तो इस भाग 3 को मेग्ना कार्टा ही इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाग 3। क्यों कहा गया है मेग्ना कार्टा, उसके बारे में मैंने अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन आपको अभी दे दी है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों पर अपनी सार्वभौमिकता
घोषणा की पुष्टि की थी? सर देखिए, वैसे ना ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो तुम्हें होमवर्क के रूप में दूँ, मगर ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं 10 दिसंबर को तो आसान हो जाता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप और बेहतर तरीके से कवर करें। ठीक, वैसे सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो सर साल था 1978 का, 1978 का। और 1978 के इस साल में सरकार थी मोरारजी देसाई की, जनता दल से प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई की सरकार के समय पर ही दो आपको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएंगे, उप प्रधानमंत्री। एक कौन थे? एक थे चौधरी चरण सिंह, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने किसी भी सत्र का सामना नहीं किया, सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके साथ साथ बाबू जगजीवन राम, जो मीरा कुमारी के पिता थे, वो भी आपको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे मोरारजी देसाई के समय पर। 43वें एवं 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जितने बदलाव इंदिरा गांधी ने करवाए थे, उन सभी बदलावों को बदलने की कोशिश की गई थी मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। ठीक है, तो 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन मोरारजी देसाई के द्वारा। क्लियर? इस्तीफा खुद दे दिया था सर, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस के द्वारा लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। किसके खिलाफ? तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, क्लियर? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, सबसे ज़्यादा बार लाया गया इंदिरा गांधी के खिलाफ। क्लियर? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से किसे जानते हैं? तो 14, 19 और 21 नंबर के आर्टिकल के बारे में। सर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो। 14, 19 और 21। 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। 19 में आपको 6 अधिकार मिल जाएंगे, जिसमें से बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ज़मीन खरीदने की स्वतंत्रता, पेशे को चुनने की स्वतंत्रता। जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने मेरा पेशा स्वयं चुना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। वही बोलूँगा, प्रोस्टिट्यूशन वाला केस चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पर इसी ही आर्टिकल के तहत फैसला दिया गया है। वैश्यावृत्ति वाला केस जो है वो 2023 का ही मामला है, 2023 में ही उसका फैसला दिया गया है। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क के रूप में रहने वाला है। ये आपका HW है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और अभी कहीं मत जाइए क्योंकि 2 दिन शेष हैं, केवल 2 दिन बचे हैं, 2 दिन आपके पास बाकी है। और इन 2 दिनों में अगर आपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर कहोगे कि हम तो चूक गए सर इस बार भी। तो उत्कर्ष परिवार के सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जो भी कोर्स आप परचेस करेंगे उस पर 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज 14 तारीख हो गई है, बस थोड़ा ही समय बाकी है, ये मौका निकल जाएगा हाथ से और आप फिर हाथ मलते रह जाओगे। तो आज ही अभी डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष एप्लीकेशन को और कोर्स परचेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।